हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और फाइनली जिस वैकेंसी के लिए बहुत दिन से इंतज़ार था, बहुत सारे कैंडिडेट्स को वो वैकेंसी आ गई है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीजीटी के लिए, और यूपी में यूपी पीजीटी की वैकेंसीज़ आ गई हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या होगी, और साथ ही साथ में पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है, आपको किस तरह से अप्लाई करना है, और फॉर्म का फ़ी क्या होगा। इन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये विज्ञापन संख्या हो जाएगा 02/2022। ये 2022 की पीजीटी के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि आवेदन पंजीकरण प्रारंभ की तिथि, यानी कि फॉर्म भरने की जो तिथि है, जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है, वो है 9 जून 2022। जी हाँ, यानी कि आज के डेट से ही ये फॉर्म फिलअप ये स्टार्ट हो गया है। आप साइट पर जाकर के अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके साथ ही ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि, यानी आज से ही 9 जून 2022 से आप ये फॉर्म ओपन हो गया है। आप इसको फिलअप कर सकते हैं और अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। अगर लास्ट डेट की हम बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि जो होगी वो 3 जुलाई की होगी, यानी कि 3 जुलाई तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो पेमेंट होगा, जो आपको फ़ी सबमिट करना होगा, उसके लिए आपको 6 जुलाई का टाइम दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको कि आप देख लीजिएगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे सीधा सीधा याद रखिए कि 9 जून 2022 से ये फॉर्म फिलअप करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो शुरू हो गई है आज से, और लास्ट डेट इसकी होगी 3 जुलाई 2022। मतलब 3 जुलाई तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। फ़ी सबमिट अगर आपने नहीं किया है तो उसके लिए 3 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। 6 जुलाई तक आप अपना फ़ी सबमिट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो कि काफ़ी कॉमन है, हर एग्ज़ाम में जो चीज़ें रहती हैं। बाकी आप इस पूरे एडवर्टीज़मेंट को पूरा पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ पे ये दे रखा हुआ है कि जो फॉर्म भराएगा, जो फॉर्म आपको फिलअप करना है, यानी कि अप्लाई करने का जो तरीका होगा वो ऑनलाइन ही होगा। ये ऑनलाइन वेबसाइट है www.upssb.org। इस पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी ओनली यही मीडियम है, ऑनलाइन मीडियम है। ऑफलाइन मीडियम में फॉर्म आपके एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। इसके बाद जो डेट है, जो लास्ट डेट है, उसके अंदर ही जो लोग एप्लीकेशन करेंगे उनका ही फॉर्म वहाँ पे मतलब मान्य किया जाएगा। और वैसे भी ऑनलाइन का सिस्टम है, तो वैसे भी जब डेट आपकी ख़त्म हो जाएगी तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो वो तो वैसे भी जाहिर सी बात है। और इसके साथ ही साथ में आप एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं, इसको आप सुनिश्चित कर लीजिए। क्योंकि आपने अगर फॉर्म अपना फिलअप कर भी लिया, अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है और एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर भी लिया है, आगे अगर आप गलत पाए जाते हैं, किसी फॉर्म फिलअप में आपसे कोई गलती हो जाती है, तो फिर वहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो आप डैम श्योर हो लीजिएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आगे दे रखा हुआ है कि आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। एक ही फॉर्म पे अलग अलग सब्जेक्ट आप नहीं लिखेंगे, अलग अलग फॉर्म फिलअप करना होगा जितने भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहें, और उसके लिए अलग अलग फ़ी भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे दे रखा है कि विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, यानी कि जितने भी सीट्स अवेलेबल हैं वो फ्यूचर में उसको बढ़ाया भी जा सकता है या उसको कम भी करवाया जा सकता है। तो यूपी SC/SSB के कंट्रोल में ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद में यहाँ पे दे रखा है कि भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे। मतलब कि अगर आप किसी लैंग्वेज में से आप पीजीटी को क्लियर करना चाहते हैं, अगर हिंदी, उर्दू, इंग्लिश से आप हैं, तो फिर आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो उसी लैंग्वेज में होगा। और अगर आप अदर सब्जेक्ट से हैं तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्वेश्चंस वहाँ पे दिए गए होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और साथ ही यहाँ पे अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, किसी भी कास्ट कैटेगरी में आते हैं, तो उसका बेनिफिट जो है वो सिर्फ यूपी के ही कैंडिडेट्स को मिलेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं वो जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। और यही चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे किसी तरह की हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको वहाँ पे सबमिट करना है। एंड और चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि लिखित परीक्षा में जब आप रिटन के लिए जाएंगे तो आपको मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ये सब चीज़ें नहीं ले जाना है। अगर आप ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो फिर फ्यूचर में आप पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। फ्यूचर में एग्ज़ाम देने के लिए आपको बैन किया जा सकता है। तो ये चीज़ें तो आपको एडमिट कार्ड पे भी लिखी हुई मिलेंगी। और यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स दे रखे हुए हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिलअप करने में, या आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो आप 10 बजे से 5 बजे तक में जो वर्किंग डेज़ होते हैं, यानी मंडे टू सैटरडे,
मंडे टू सैटरडे में आप 10 to 5 के बीच में आप वहाँ पे उनको कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दे रखा है, इसको आप नोट कर लीजिए, मोबाइल में सेव कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और यही चीज़ें हैं बेसिकली। और इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि फ़ी क्राइटेरिया क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए फ़ी क्राइटेरिया भी दे रखा हुआ है अलग अलग कैटेगरी के लिए। जैसे कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी होगी उनके लिए 700 की फ़ी रखी हुई है, और साथ ही जो ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे तो उसका 50 रुपये आपसे अलग से लिया जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट हम कहते हैं कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 750, EWS के लिए 650, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC इनके लिए भी 750 रुपये की फ़ी रहने वाली है। अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 450 की फ़ी होगी, 450, और ST कैटेगरी के लिए 250 की फ़ी यहाँ पे होगी। और ये चीज़ें ही दे रखी हैं। बाकी अगर आप स्वतंत्रता सेनानी आश्रित में आते हैं या फिर भूतपूर्व सैनिक या फिर विकलांग है, महिला हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे उसको पढ़ लीजिएगा एडवर्टीज़मेंट को। तो यही चीज़ें हैं। और उसके साथ में कुछ यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए कुछ आपको डायरेक्शन दे रखे हुए हैं, जैसे कि आपको अपना फ़ोटो किस तरह से आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। तो फ़ोटो जो होगी वो कलर फ़ोटोग्राफ होगी, और यहाँ पे उसकी हाइट और विड्थ भी दे रखा हुआ है। जो साइन होगा आपका उसकी भी हाइट और विड्थ दे रखा हुआ है। JPG फॉर्मेट में आपको स्कैन करके अपलोड करना है। और इमेज की साइज़ जो है वो 5 KB से 30 KB के बीच में ही होना चाहिए, अदरवाइज़ वो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, श्योर हो जाइएगा। और साथ ही साथ में जो फ़ोटो आप अप्लाई करेंगे, जो फ़ोटो लगाने वाले हैं, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा के अंदर भी आँखें आपकी बिल्कुल खुली हुई सी दिखनी चाहिए, क्लियर दिखनी चाहिए। जो ग्लासेज़ है आपका वो कलरफुल नहीं होना चाहिए, और मुंह बंद होना चाहिए, और आपके दोनों कान जो हैं वो फ्रंट में दिखने चाहिए। और फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए ये वो या तो वाइट हो या फिर वो लाइट ग्रे कलर का हो सकता है। मतलब फ़ोटो आपका बहुत दूर से नहीं खींचा गया हो, फ़ोटो में लगभग 70% पार्ट आपके फेस का दिखना चाहिए। तो इस तरह के कुछ फ़ोटो को लेकर के कुछ डायरेक्शंस दे रखे हुए हैं, और यही चीज़ें हैं बेसिकली। और यहाँ पे कुछ रिक्त पदों की संख्या भी दे रखी हुई है कि यहाँ पे प्रवक्ता के लिए 624 पद यहाँ पर निकाले गए हैं, और उसी के सापेक्ष में, उसी के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे एप्लीकेशन मांगे गए हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको एज क्राइटेरिया भी दे रखा हुआ है कि मिनिमम जो एज आपका होना चाहिए 21 ईयर होना ही चाहिए। 21 ईयर आपका होना चाहिए 1 जुलाई 2022 तक। और यहाँ आप देख सकते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण निर्देशन दे रखे हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप अपना कोई जाति का सर्टिफिकेट लगाते हैं या फिर निवास प्रमाण पत्र लगाते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें दे रखी हुई हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट भी दे रखा हुआ है कि अगर आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो ये फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। ST के लिए भी, SC के लिए भी। और अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ पे भी आपका ये फॉर्मेट दे रखा है, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना है। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन कैसे फॉर्मेट का होना चाहिए ये चीज़ भी दे रखी हुई है। अगर आप किसी स्टेट लेवल के अगर आप प्लेयर रह चुके हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा हुआ है, इसको आप प्रिंट आउट करवा करके और इसको आप बनवा लीजिएगा। और यहाँ पे अब आगे हम देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे पहले हम बालक वर्ग की बात करेंगे, बॉयज़ कैटेगरी में कितने सीट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर सब्जेक्ट दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल करती जाऊँगी, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सीट्स को देख सकते हैं। नागरिक शास्त्र जनरल के लिए 14 सीट अवेलेबल है, OBC के लिए 7, SC के लिए 9, ST के लिए यहाँ कोई भी सीट नहीं है, और टोटल यहाँ पे 30 सीट्स अवेलेबल हैं। तो इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी दे रखा हुआ है, जनरल, OBC, SC, ST के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। टोटल 17 सब्जेक्ट में यहाँ पर 17 सब्जेक्ट के लिए पोस्ट आ रखी हुई है। और बालक वर्ग की बात करें तो यहाँ पे 549 सीट्स अवेलेबल हैं हर कैटेगरी में को मिला करके। साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइकोलॉजी में आप देख सकते हैं जनरल के लिए 7 सीट अवेलेबल है, और OBC, ST, SC के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। यानी कि साइकोलॉजी में जनरल से के लिए 7 सीट अवेलेबल है और किसी कैटेगरी में कोई भी सीट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बालक वर्ग में। और आगे हम बात करते हैं गर्ल्स कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जनरल, OBC, SC, ST के लिए
सीट्स अवेलेबल हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हम साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे बालिका वर्ग से साइकोलॉजी के लिए जनरल में एक ही सीट यहाँ पे दे रखा है, और ओबीसी के लिए 3 सीट अवेलेबल है, एससी के लिए 1 सीट अवेलेबल है। टोटल 5 सीट यहाँ पे गर्ल्स कैटेगरी में यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे गर्ल्स कैटेगरी में टोटल 75 सीट्स अवेलेबल हैं, ये 14 सब्जेक्ट को मिला करके। तो इसको आप देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो यहाँ पे भी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट को प्रॉपर डिटेल में बता पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे हिंदी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, इसको आप देख लीजिएगा। और स्लोली मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। मैथ्स के लिए आप देख सकते हैं मैथ्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया दे रखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। या तो आप मैथ्स में एमए हो या एमएससी हो, और या फिर आपने बीएससी ऑनर्स किया हुआ हो, तो ये चीज़ दे रखी हुई है। होम साइंस के लिए भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा हुआ है कि एमए या एमएससी आप हो सकते हैं, या फिर इसमें आपको होम साइंस में आपने एमए या एमएससी कर रखा हुआ हो, या फिर डोमेस्टिक साइंस या होम आर्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हुआ हो। और यहाँ पे बीएड, एमएड, पीएचडी, अगर इसमें से आप कुछ भी हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और इंग्लिश के लिए भी यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीएड यहाँ पे मैं बता दूँ कि बीएड यहाँ पे बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। अगर आपने बीएड किया है तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल आपके लिए मस्ट नहीं है। आपने मास्टर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उसके बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी के लिए। कला का भी यहाँ पे देख सकते हैं, आर्ट के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और आगे देखते हैं संस्कृत के लिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा हुआ है। बीएड अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप एमए बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट के मन में क्वेश्चन था कि सीटेट क्वालिफाइड नहीं है तो क्या अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं बता दूं कि पीजीटी के लिए सीटेट की कोई भी सीटेट कंपलसरी नहीं है, इवन बीएड भी कंपलसरी नहीं है। यूपी में, अदर स्टेट में कहीं कहीं पे कंपलसरी है, जैसे कि दिल्ली की हम बात करें तो DSSB पीजीटी के लिए वहाँ पे बीएड जो है वो कंपलसरी होता है। लेकिन अभी तक यूपी में बीएड जो है वो पीजीटी के लिए कंपलसरी नहीं है। आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किया है उस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि कुछ खास सब्जेक्ट की स्थिति में ग्रेजुएशन में भी कुछ आपकी एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, तो उसको आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वैसे नॉर्मली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है। बीएड अगर आपने किया है तो आपको कुछ 2 नंबर या 5 नंबर कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है। पीएचडी अगर आपने किया है तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि अगर आपके पास बीएड नहीं है, पीएचडी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो भी डिपेंड करता है कि रिटन में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है और इंटरव्यू में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो बीएड अगर है तो अच्छी बात है, बीएड अगर नहीं है तो डोंट वरी। इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, इसको आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी। और यहाँ पे साइकोलॉजी के लिए भी दे रखा हुआ है। यहाँ पे आपका एमए साइकोलॉजी होना चाहिए या फिर आपका एमएड होना चाहिए। दोनों में से अगर आपने कुछ भी किया है, बीएड एमएड किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने एमए किया है या एमएससी साइकोलॉजी भी कई स्टेट्स में होता है तो वो भी आप एलिजिबल होंगे। और अगर आपने बीएड, एमएड, पीएचडी या किसी भी नेशनल लेवल के अगर आप प्लेयर रहे हैं या फिर आप स्टेट लेवल के प्लेयर रहे हैं तो उसमें आपने जो पार्टिसिपेशन किया था उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ दे रखा हुआ है। यहाँ पे ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दोनों ही कैटेगरी के लिए है, यानी कि बॉयज़ कैटेगरी और गर्ल्स कैटेगरी, मेल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी, दोनों ही कैटेगरी के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा हुआ है। यहाँ पे सोशियोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे चीज़ें दे रखी हुई हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर के कई बार बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों में कि एमएड हो या एमए हो, क्या हो। तो इसकी एलिजिबिलिटी को भी देख लेते हैं यहाँ पे। या तो आपने एजुकेशन सब्जेक्ट में
एमए किया हो, या फिर आपने बीए या बीएससी के साथ में डायरेक्टली एमएड कर लिया हो, क्योंकि ये भी होता है, कई स्टेट में ये भी होता है कि अगर आपने एजुकेशन से अपनी पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन किया है, तो आप डायरेक्टली एमएड भी कर सकते हैं। और या फिर आप एलटी या बीटी या बीएड के साथ में साइकोलॉजी में एमए हो, या तो आपने साइकोलॉजी में एमए किया है और साथ ही आपने अगर बीएड किया है, तो आप यहाँ पे एजुकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा हुआ है। और आगे देखते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी का भी दे रखा है, फिजिक्स का भी दे रखा है। तो टोटल ये 18 सब्जेक्ट के बारे में आपका दे रखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिएगा। और आगे देखते हैं, बाकी आगे और कुछ वैसा नहीं है। जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है, जैसे कि आपका फॉर्म फिलिंग का डेट क्या होगा, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट क्या होगा, कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितने सब्जेक्ट में, कौन कौन से सब्जेक्ट में, और साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा। तो ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, जैसे कि फ़ोटो वगैरह आपको किस तरह से लगाना है, सिग्नेचर कितने केबी का होना चाहिए। और बाकी आप अगर पढ़ना चाहें इस नोटिफिकेशन को, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, वहाँ से जा कर के उसको आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक अवेलेबल करवा दूँगी। तो बेसिकली यही चीज़ें यहाँ पे दे रखी हुई हैं। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ज़रूर ही अप्लाई कीजिए। और बहुत ही मोस्ट अवेटेड ये वैकेंसी मैं कहूँगी, बहुत सारे बच्चों को बहुत दिन से इंतज़ार था। और इसके साथ ही मैं बता दूँ कि अगर आप साइकोलॉजी में साइकोलॉजी सब्जेक्ट से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पीजीटी के लिए, तो पीजीटी साइकोलॉजी के क्लासेस मेरे अवेलेबल हैं। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, गूगल मीट पे लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। और फ़ी क्या होगी और क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगा, ऑल थिंग्स को हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे दी जाएगी। साथ ही डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, एक डेमो क्लासेस आपको मिल जाएंगे। बाकी यही चीज़ें दे रखी हुई हैं। मैं इस पूरे एडवर्टीज़मेंट नोटिस को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, वहाँ से जा कर के आप पूरे एडवर्टीज़मेंट को चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो जितनी मेन चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। और उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप ज़रूर ही अप्लाई करिए यहाँ पे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।